सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय राज, गुड इवनिंग पायल, मंथन, पीयूष, अर्पण, कुणाल, लक्षिता, शिफा, सुभाष। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या बात है। हाय मोनू, ये क्या इमोजी यूज कर रहे हो आप? आई एम गुड पायल, थैंक यू सो मच। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। आपके दोस्तों को आप बता दीजिए दैट आई हैव नाउ गॉन लाइव एंड वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज रॉकिंग सेशन। और आज का हमारा एम होगा दैट वी वांट टू कंप्लीट द कंपनीज एक्ट 2013। आ जाइए। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक रिवाइज किया था? हमने रिवाइज किया था कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? आई थिंक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की सारी बातें हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन का भी पॉइंट हो चुका था एंड वी वर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपके दोस्तों को भी बता दीजिए दैट आई एम नाउ लाइव। फ्रॉम वेयर टू वॉच द प्रीवियस 2 लेक्चर्स? सिद्धार्थ, इसी चैनल पे यूट्यूब पे आप CA फाउंडेशन में 25 एग्जाम बूस्टर बैच लॉ लेक्चर 1 और 2 बाय CA अंकिता पटनी आप सर्च कर सकते हो। आपको ये दोनों भी लेक्चर्स जो है वो मिल जाएगा। उसी में मैंने पहले लेक्चर में सारे नोट्स का गूगल ड्राइव का लिंक भी भेजा है एंड प्लस आई हैव ऑल्सो टोल्ड दैट how I am planning to complete this booster batch and what all will be completed in the same, है ना? आ जाइए, चलो let's start then. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, पहली बात तो द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और उसके बाद क्या होता है ऐसा कि माना जाएगा जैसे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, जिसके वजह से इफेक्ट क्या होता है? देखो, कोई भी दो लोग जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, इफेक्ट क्या होता है? आई विल बी बाउंड टूवर्ड्स यू एंड यू विल बी बाउंड टूवर्ड्स मी। मेरे कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होते हैं, साइमल्टेनियसली आपके भी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं वो अराइज होते हैं। वैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक एज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन द कंपनी एंड एवरी मेंबर हैज साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से नाउ द कंपनी विल बी बाउंड टूवर्ड्स द मेंबर्स and the members will be bound towards the company. Okay, अब देखो, कंपनी का कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल? सबसे पहली बात तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज समटाइम्स आल्सो नोन एज द registered share capital और sometimes also known as the nominal capital. देखो, मेमोरेंडम में there is a clause which is the capital clause. इसी कैपिटल क्लॉज में आप ये ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हो एंड इट इज दिस कैपिटल दैट द कंपनी कैन कॉल इन मैक्सिमम फ्रॉम इट्स मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल में इससे ज़्यादा कंपनी जो है मेंबर्स से पैसा नहीं बुला सकती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन कॉल इज रिटन इन मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज विच इज नोन एज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बट देखो, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल होता है ज़रूरी नहीं है कि कंपनी पूरा का पूरा उसे इशू करे। ऑथराइज में से कंपनी ने जितना इशू किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन इज नोन एज द इशूड कैपिटल। अब देखो, कंपनी ने जितना इशू किया है ज़रूरी नहीं है कि जनता उतना सब्सक्राइब करे। तो इशूड कैपिटल में से जितना कैपिटल सब्सक्राइब हुआ है by the members, that capital is known as the subscribed share capital. Then you have the called up capital.
Called up capital is that part of the capital which has been called for payment. It is the total amount which is called upon the shares that has been issued. But जितना कॉल हुआ है क्या जरूरी है कि उतना पे भी हुआ है? नो, दैट्स नॉट नेसेसरी. तो कॉल्ड अप अमाउंट में से जितना पे हुआ है उसको कहते हैं एज द पेड अप कैपिटल. इनफैक्ट called up capital less the calls and arrears also makes up the paid up capital. तो एक बार मेरे को आप लोग बता सकते हो समरी में 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल. कम ऑन गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी? ऑथराइज शेयर कैपिटल, issued capital, subscribed capital, called up capital, and the last one is paid up capital. These are the 5 types of capital. अगला ही जो पॉइंट है दैट इज रिलेटिंग टू शेयर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर? अ शेयर इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इनफैक्ट शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम शेयर कहते हैं. एंड अ लमसम ऑफ शेयर्स इज नोन एज अ स्टॉक. अब देखो, ये जो शेयर्स होते हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली shares as well as debentures. Shares and debentures, they are both transferable as well as movable property. इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इसको हम मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देखो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तब तो आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट ऑफकोर्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. अगर आपके शेयर्स फिजिकली इशू किए जाते हैं देन एवरी शेयर इज डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड. वाई इज इट डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड? ताकि इजीली उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए. ऑफकोर्स अगर आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में है तो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तब तो आप शेयर्स को बस महसूस कर सकते हो, है ना. अब यही शेयर कैपिटल 2 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल? वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है इज नोन एज द इक्विटी शेयर कैपिटल. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल which is having a priority in 2 aspects. प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस, इसलिए नाम भी तो आ गया ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाँ, प्रेफरेंस किन 2 बातों में आपको मिल रहा है? 1 is in respect of the payment of dividend and second is in the repayment of capital in case the company winds up. ये 2 चीजों में अगर आपके शेयर कैपिटल को प्रायोरिटी मिल रही है तो आपके शेयर कैपिटल को कहा जाएगा एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है उसको हम कहते हैं एज द इक्विटी शेयर कैपिटल. अब देखो, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी with voting rights which are ordinary and shares with differential voting rights. जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है क्यूमुलेटिव हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है, कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है, पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकता है ना. सो दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. मुझे एक बात आप लोगों को बतानी थी, यहाँ पे जो सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं प्लीज गौर फरमाना. इंस्टीट्यूट ना आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्लासिफाई शेयर कैपिटल. अब अगर इंस्टीट्यूट ने क्लासिफाई शेयर कैपिटल ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा है तो फिर इसका आंसर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बट अगर इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछती है क्लासिफाई कैपिटल,
क्लासिफाई कैपिटल अगर इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है तो फिर आपको 5 टाइप ऑफ कैपिटल लिखना पड़ता है, विच इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो देखो, जब कभी भी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूछती है, ठंडे दिमाग से आपको सोचना है कि मेरे को क्या जवाब लिखना है। क्या मुझे नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप ऐसा आंसर देना है, या क्या मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा मेरे को जवाब देना है। दिस विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन व्हाट द क्वेश्चन इज। कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और दोनों आंसर्स मिक्स कर देता है। सो जस्ट मेक इट श्योर यू आर नॉट दैट किड। टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, डिसाइड व्हाट आंसर इज टू बी रिटन, और फिर आंसर तो आप दे ही पाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक वर्ड का डिफरेंस है, बट इससे आपका आंसर इधर का उधर हो सकता है। कैपिटल क्लासिफाई करो तो आप ये 5 टाइप्स देने वाले हो, और अगर शेयर कैपिटल के काइंड्स के बारे में बोल रहे हैं तो फिर आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर एंड यू डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ हेंसफोर्थ, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Next, those sections are relating to Memorandum of Association and Article of Association, MAUA or AUA, section number 4 and section number 5 of the Companies Act 2013. अब देखो, memorandum is also known as the charter of the company. Charter इसीलिए कहा जाता है because this memorandum defines the powers and limitations of the company. Basically, it contains the fundamental conditions upon which the company is incorporated. क्योंकि इसी मेमोरेंडम में लिखा जाता है why a company is incorporated. मेमोरेंडम बनाने के पीछे बेसिकली 2 कारण होते हैं। एक, वो शेयर होल्डर को बताता है कि उनका जो पैसा है वो क्या क्या कारणों के लिए इस्तेमाल होने वाला है, और दूसरी बात, वो आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कंपनी के पास कौन से सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पावर्स है। तो मेमोरेंडम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या नहीं है बच्चों, बताओ जरा। यस, ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ऐसे ही उसको चार्टर थोड़ी ना बोला है ना। अब देखो, मेमोरेंडम का कंटेंट बेसिकली अगर ओपीसी हम माने तो 7 चीजें मेमोरेंडम में लिखी होती है, और अदर देन ओपीसी 6 मेन थिंग्स आर रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चैट बॉक्स में क्या आप बता सकते हो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? मुझे देखना है कौन कौन बच्चों को याद है। गौर फरमा दिया, क्या बात है, मेरे मजे ले रहे हो। सो क्लासेस में जो मेमोरी टेक्निक हमने शेयर की थी दैट वाज NRLOC, पार करके आ गई। हाँ, N is for name clause. Let's revise all the clauses together. Come on. क्या बात है श्रीजा, पीयूष, रितिका, वेरी गुड, निकिता, रितिका, नितिका, श्रेया, अर्पण, जॉय प्रकाश, अमीशा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तो सुनो ना मेरी बात, सबसे पहले इज द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी का नाम। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखा होगा। और अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो नाम, फिर प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखा होता है 1 पर्सन कंपनी। जैसे कंपनी का काम होता है वैसे ही कंपनी का नाम भी होना चाहिए। R इज फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। बट याद रखना,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में यू ओनली राइट डाउन द स्टेट ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. यहाँ पे आप डिटेल एड्रेस नहीं देते हो. एक्चुअली कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, उसके बाद आप एक फॉर्म सबमिट करते हो आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर, INC 22, उसमें आप डिटेल्ड एड्रेस देते हो. बट जब मैं मेमोरेंडम की बात कर रही हूँ, मेमोरेंडम में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है ना प्यारे बच्चों. आप यहाँ पे सिर्फ लिखते हो द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. क्या बात है. नेक्स्ट क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप लिखते हो why the company has been incorporated, what is the purpose for which you are incorporating the company. in fact कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का कारण क्या है, कंपनी क्या सारे काम करने वाली है, वही लिखा जाता है इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ओके. लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. अब ये तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्या टाइप की है. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अगर आपकी गारंटी कंपनी है तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. This guaranteed amount can be called only during the winding up. और अनलिमिटेड कंपनी में तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहां पे लाइबिलिटी विल अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. नेक्स्ट इज द कैपिटल क्लॉज. अब आप ही बताइए, हमने थोड़ी देर पहले ही कैपिटल का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें मैंने आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल में कुछ बोला था. क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है? यस, उसी का क्रॉस रेफरेंस. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल क्लॉज में आप लिखते हो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बट इसमें आप ये भी लिखते हो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और उनका फेस वैल्यू क्या है. तो आप तीनों बातें लिखते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना. एंड द लास्ट इज द एसोसिएशन और द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. यहाँ पे आप लिखते हो कौन से सारे सब्सक्राइबर्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है. यही सारे सब्सक्राइबर्स बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. जो सब्सक्राइबर्स है वो ये भी लिखते हैं कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए अग्री किया है. और अगर आपकी ओपीसी है तो ये सारे क्लॉजेस के साथ साथ आपको लिखना होता है नॉमिनेशन क्लॉज. यहाँ पे आप वो नॉमिनी का नाम लिखते हो who will become the sole member in case of the death or the incapacity of the sole member. So all these are the clauses of the memorandum of association. अब देखो, इसी मेमोरेंडम से संबंधित देर इज दिस डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. वॉट इज दिस डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर्स. वैभव पूछा मैम मैंने अभी जस्ट 12th की एग्जाम दी है और मैं अभी लॉ का प्रिपरेशन शुरू करूँ तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? वैभव, मेरे को एक बात बोलनी है, वैसे तो ये चीज़ नामुमकिन नहीं है. ऑफकोर्स इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. आपका अटेम्प्ट अगर मई में शेड्यूल्ड है, मैं आपको कुछ झूठी तसल्ली तो नहीं देना चाहती. ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग. अगर आपने लॉ पहले प्रिपेयर किया है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं देन आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल. बट अगर आप अभी लेक्चर्स देखना चालू करोगे, लर्न करोगे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर आपको रिविजन को कितना टाइम मिलेगा और क्या रिजल्ट आएगा. बट येस, यू कैन गिव इट अ ट्राई. एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिस्करेज यू और एनीथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा तो डिफिकल्ट है बेटा. मतलब अभी अभी बच्चे अगर आप देख रहे हो बूस्टर बैच में रिविजन कर रहे हैं, उसी से वो लोग लड़ रहे हैं. और क्लासेस लेके लर्न करके लिखना फॉर द मे एग्जामिनेशन. हैव यू फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर मे?
मैं स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ. अच्छा 1 मिनट रुक जा. अभी एक बार चेक करो तो कैसा लग रहा है. आपको थोड़ा सा छोटा भी कर देती हूँ. Is this okay now? एक बार चेक करो ना. Okay, Vaibhav, if you have two siblings and both of them are suggesting for the May attempt, maybe they know better about you and your capabilities. So I just said you can give it a try. But even if you don't clear, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, don't take it personally on yourself कि मैं फेलियर हूँ और मैं बेकार हूँ. सी एग्जामिनेशन इतनी टफ है, लोग 6-6 महीने 8-8 महीने प्रिपेयर करते हैं. आप अगर क्लियर हो जाते हो तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप आपसे ज़्यादा होशियार और कोई नहीं है. बट अगर आप क्लियर नहीं भी होते हो तो फिर आप प्लीज़ मन पे मत लेना इस बात को, ठीक है वैभव? आई होप आई एम क्लियर. थोड़ा तो चेंज हुआ है संदीप. इससे ज़्यादा अभी मुझे नहीं आता है. हेमंत नहीं है, मैं घर के छोटे से वेबकैम से ही ले रही हूँ. दैट इज़ वाई आई थिंक आई एम टू क्लोज टू द स्क्रीन. पहले के कंपैरिजन में तो मैं दूर हूँ, काफ़ी दूर हूँ. और कुछ नहीं हो सकता. आई एम रियली वेरी सॉरी. मैं टेक्नोलॉजी वाइज इतनी साउंड नहीं हूँ. मुझे लॉ सब कुछ आता है, ये सब मत करवाइए मुझसे. आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है? चलो. What do you mean by the doctrine of ultra wires? अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायर्स का मतलब होता है पावर. कोई भी काम जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम, इट्स नोन एज एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट. And because it's ultra wires, it is void ab initio and it cannot be enforceable in the eyes of law. And such contracts are not going to be binding on the company, and in fact, they are even null in the eyes of law. Okay. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ना कंपनी किसी को स्यू कर सकती है और ना कोई और कंपनी को स्यू कर सकता है. एज एन आउटसाइडर अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ो और फिर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो. बिकॉज बोथ मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, यू कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मेक इट श्योर whether the company has the power to enter into such contract. And if the company does not have the power to enter into this contract, you should not be entering into the contract with the company. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको रैटिफाई भी नहीं किया जा सकता है. देखो, रैटिफिकेशन मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप रैटिफाई भी नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट सारे शेयर होल्डर्स ने हाँ बोल दिया तब भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स का रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. ऑफ कोर्स आप इनके लिए डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ट्रीट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. बट अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स है तो ऐसे केस में आप आर्टिकल्स को अल्टर करके इस ट्रांजैक्शन को रैटिफाई कर सकते हो और शेयर होल्डर्स फिर इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकती है. वैसे ही अगर ऐसा कोई एक्ट कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स,
तो भी ये ट्रांजैक्शन जो है शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शन रेटिफाई नहीं किए जा सकते हैं? विच आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। ओके, यस। और इसमें हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी किया था, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का केस लॉ। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप लोग जानते हो आर्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर द बाईलॉज। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिससे कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को करती है मैनेज। बेसिकली डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को करते हैं गवर्न। Articles are subordinate to the memorandum of association. आप अगर चाहो आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच। एंट्रेंच मतलब क्या? यू कैन मेक योर आर्टिकल्स मोर स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द एक्ट इन रिगार्ड टू पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब दो बातें हैं। अगर आप न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अपने आप में आर्टिकल्स ऐसे बना सकती है जो एंट्रेंच्ड है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ओनली, क्योंकि फॉर्मेशन के वक्त आप महुआ औवा देते हो, आपका औवा ऑलरेडी एंट्रेंच्ड है। बट अगर आप चाहो, इवन एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन एंट्रेंच देयर आर्टिकल्स। अब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, इट कैन एंट्रेंच इट्स आर्टिकल्स बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल the members. And if your company is a public company, then entrenchment is possible by passing a special resolution. Yes, Monu, very good. Next. Piyush, please wait. I'll be talking about this in the next session. Okay? तो please रुको जरा, सबर करो। मैं चाहती हूँ आप लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफ्रेंसिएशन खुद पढ़ो। मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, 2 मिनट का मैं समय देती हूँ। प्लीज जस्ट गो थ्रू इट एंड मार्क द कीवर्ड्स। Till that time, I'm just reading the chats and replying to the same. महेश, क्या आप बूस्टर बैच के बारे में बात कर रहे हो? आप कौन से बैच के बारे में बात कर रहे हो महेश? इफ यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना, डन। अकाउंटेंसी की भी बूस्टर बैच चालू है, चारों भी सब्जेक्ट्स की चालू है बेटा। चलो, मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप लोगों ने ये सारा डिफ्रेंसिएशन रीड कर लिया है। लास्ट 2 टॉपिक्स है जिसमें से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले तो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पे क्या होता है, यहां पे हमने जिम्मेदारी आउटसाइडर पे डाल दी है। कहा है, हे आउटसाइडर, आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर रीड कर रहे हो, आप मेमोरेंडम, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, आप मेमोरेंडम और आर्टिकल तो पढ़ ही रहे हो, बट मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ, हाँ, आप क्या कर रहे हो, यू आर ऑल्सो मेकिंग इट श्योर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एज वेल एज द आर्टिकल। मतलब हमने इस डॉक्ट्रिन में लिटरली सारी जिम्मेदारी आउटसाइडर पे डाल दी है। आउटसाइडर मेमोरेंडम पढ़, आउटसाइडर आर्टिकल्स पढ़, आउटसाइडर ये भी मेक इट श्योर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अकॉर्डिंग टू महुआ एंड अव्वा। कल जाके अगर कुछ इरेगुलर हुआ ना, तो जिम्मेदार कंपनी नहीं, जिम्मेदार तू खुद है। यहां पे वी ट्राई टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। But after few years, there was a very famous case law, the doctrine of indoor management came into picture after this judgmental case law, the Royal British Bank versus Turquoise. And that is why the indoor management rule is sometimes also known as the Turquoise rule. अब जो मैं आने वाले 5-6 मिनट में रिवाइज करने वाली हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वर्चुअल बच्चे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, प्लीज डोंट स्पैम इन द चैट बॉक्स। माय सिंसियर स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, और जो मैं टॉपिक्स रिवाइज करवा रही हूँ आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट वंस। Yes, Mahesh, all the topics will be covered before the May examination. So that's what the target is, right? Ma'am, I got 32 in January attempt. Can I pass in May? Of course, yes. In fact, लास्ट अटेम्प्ट में एक बच्चा था जो उसके पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, और अगले अटेम्प्ट में, मतलब जो उसका जनवरी अटेम्प्ट था, उसमें ही स्कोर्ड मोर देन 300, मतलब ही गॉट अ रैंक। तो यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? ओके, आ जाइए। The doctrine of indoor management. So, what is the doctrine of indoor management saying? Doctrine of indoor management says कि अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा है और कंपनी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने आती है, तो अब आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि कंपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स को कंप्लाई करके ही आई होगी। ओके, यहां पे वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। इसी इंडोर मैनेजमेंट के 3 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ये इंडोर मैनेजमेंट का रूल आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है जब आपको एक्चुअली पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। आपको पता है दाल में कुछ काला है, फिर भी आप दाल पी रहे हो, तो अब ऐसे केस में पेट तो दुखने वाला है ना, इसमें गलती तो आपकी है। That's exactly what this exception talks about. In fact, this was also decided in the case relating to Harvard versus Patent Ivory Manufacturing Company case. Second जो exception है, that talks about the suspicion of irregularity. आप अगर negligently behave करते हो, तो इंडोर मैनेजमेंट का रूल आपको कोई भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा। इन आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशाव एंड कंपनी केस, Anand Bihari Lal gave a token amount to the accountant of the company to buy the immovable property of the company. अब आप ही बताइए भला, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार क्या कभी कोई अकाउंटेंट के पास हो सकता है? नहीं ना। ये तो कॉमन सेंस बिहारी लाल को लगाना चाहिए था, विच ही डिड नॉट, एंड दैट इज व्हाई वी कुड नॉट प्रोटेक्ट हिम अनफॉर्चुनेटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज forgery. Forgery
is a case of absence of consent, and no consent, no contract. अब फॉर्जरी में आपका इफेक्टिव डॉक्यूमेंट का नल माना जाता है, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर. और यही हुआ था इन रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी केस. ऐसे करके हमारा कंपनीज एक्ट का एग्जॉस्टिव रिवीजन लेक्चर कम्स टू एन एंड. क्या बात है. राइटिंग प्रैक्टिस की भी मैंने प्रॉमिस की थी, तो जल्दी से आपके बूस्टर क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए. अगला टॉपिक कौन सा होगा? आप लोग जानते हो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा चैनल है, और उसी चैनल पे अब हम क्या करने वाले हैं, उसी चैनल पे एक पोल डालने वाले हैं. उस पोल में जो भी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वही टॉपिक हम लेने वाले हैं कल से, है ना. सो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल एंड रिप्लाई टू द पोल, क्योंकि जो टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आने वाले हैं वही टॉपिक हम तो शुरू करने वाले हैं. फिर बाद में ये मत कहना मैम हम भूल गए, रह गया, वगैरह वगैरह. मैक्सिमम लोगों का जो टॉपिक में इंटरेस्ट है वही होने वाला है, ठीक है. बूस्टर बैच जो भी, आई डोंट नो, मैं ऑप्शन में सोगा रखूंगी, नेगोशिएबल रखूंगी, पार्टनरशिप रखूंगी. आप बता देना आपको कौन सा टॉपिक चाहिए. ओके. करना तो वैसे सब कुछ ही है. आ जाइए यहां पे, कंपनीज एक्ट पे आ जाइए. देखते कंपनीज एक्ट में क्या क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वही है जो आज हमने डिस्कस किया था. ये देखिए, what are the kinds of share capital, kinds of share capital, kinds of share capital. बिगर देके क्या आप बता सकते हो शेयर कैपिटल के क्या क्या टाइप्स आप लिखोगे? क्या आंसर लिखने वाले हो आप यहाँ पे? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप वाला आंसर लिखोगे, या इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? मैंने जानबूझ के स्क्रीन हटा दी है. जवाब दीजिए मुझे. चलो, मोनू, टू 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 का क्या मतलब होता है? आई डेंट गेट यू. आंसर बताइए, इस सवाल का क्या जवाब आएगा? केशव, संभालो अपने आप को. It's already uploaded, Himanshu. And it's also there in the description of the lectures, first and second day का lecture. So yes, all of you all are totally correct. इस सवाल का जवाब होगा
कंपनी का जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल होता है, वो टू काइंड्स में डिवाइडेड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो है विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है in respect to two things. One is the payment of dividend, and two is the repayment in case of winding up of the company. और अगर आपके प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है, एक्स्ट्रा कैपिटल मिल रहा है, तब भी इट इज प्रेफरेंस शेयर ओनली, उसको हम इक्विटी नहीं कहेंगे। मेरे को एक बात बतानी है आपको, दिस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले तो मेन मार्जिन में लिखोगे आंसर 1, फिर देर इज अ स्मॉल मार्जिन दैट यू हैव ड्रॉन। डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन में स्ट्रेट यू आर सपोज टू हिट द बुल्स आई, और आप फटाफट 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 जो है वो आंसर्स लिखना शुरू कर देते हो, है ना। तो आप पॉइंट दोगे, लिखोगे कैपिटल दो टाइप का होता है, फिर आप लिखोगे इक्विटी, सेकंड पॉइंट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी को डिफाइन करोगे, प्रेफरेंस को डिफाइन करोगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द आंसर टू अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। ये आंसर लिख के आना आपका होमवर्क है, आप लर्न करके लिखोगे एंड देन यू विल कंपेयर योर आंसर to what I have given in this booster batch question bank. Okay, so this will be all for today. Thank you so much, you lovely people. It was really nice to teach you all. Have a good night. Take care. Keep learning and let's rock together. Bye bye. मैं पोल डालने वाली हूँ ग्रुप पे, प्लीज डू रिप्लाई टू द पोल एंड लेट मी नो which topic you want to start next. God bless you all. Good night.